हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसकी मॉडल आंसर की पर। तो इसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट कंटेंट प्राप्त होता रहे और तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको समय अवधि में प्राप्त हो सके। तो हम अपने पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फाहियान। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, लेखक और अनुवादक था। यह 399 से 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा पर था। इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथ एकत्रित कर चीन ले जाना। भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था और इसका जो यात्रा विवरण है वो फो कु ओ के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो कि है सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप में सबसे पहले आप एक करेक्शन कर लीजिए कि यह विदिशा में ना स्थित होकर यह रायसेन में ही स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और यह एक बौद्ध स्तूप है। इसके कारण इसकी विश्व में प्रसिद्धि है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। यह एक बौद्धकालीन स्थल है जिसमें सारीपुत्र और महामुगलायन की अस्थियां सुरक्षित रखी गई हैं। दोस्तों, आप इसमें एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि इसकी खोज 1888 में जेम्स टेलर के द्वारा की गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह एक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, सूती कपड़े आदि के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और राखलदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जो कि है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन समय में स्थापित एक व्यवस्था थी। इसकी जानकारी हमें जवालोपनिषद से मिलती है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मानव के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष की अवधि में और 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया था। इसमें जो हमारा पहला आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा जो है वह है गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो है वह है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो है संन्यास आश्रम है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने अपनी जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है उसमें हमने जो मॉडल आंसर की तैयार की हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित है। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लॉकडाउन के समय में समय का सदुपयोग करें क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। तो आप हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आपको हमारी मुख्य परीक्षा की जो भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तथा आप वहां से ही हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। तो नोट्स में हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं तथा आप वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अब हम हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि लिखिए। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। तो बंगाल का जो विभाजन था वह हुआ था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल था वह था बंगाल और उड़ीसा में विभाजित और जो पूर्वी बंगाल था वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसमें ढाका, चटगांव और राजशाही शामिल होते थे। अब जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसके कारण और परिणाम पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन के कारण क्या थे? तो बंगाल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था और बंगाली राष्ट्रीयता व राष्ट्रवाद को
प्रोत्साहन दे रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बीच मतभेद उत्पन्न कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। अब हम परिणाम पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने इस विभाजन को राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौती समझा था। वह स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की प्रमुख भूमिका है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कारखानों की स्थापना हुई, स्वदेशी कला का विकास हुआ। इसका महत्व यह है कि इस विभाजन ने अंग्रेजों की मंशा भारतीयों के सामने प्रकट कर दी थी। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो कि है आर्थिक दोहन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि आर्थिक दोहन वास्तव में है क्या, या आर्थिक दोहन से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक दोहन से तात्पर्य वह है, उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता था। और यह धन निकासी दो रूपों में होती थी। तो धन निकासी के दो रूप में, एक तो धन के रूप में होती थी और दूसरी मुद्रा के रूप में होती थी। इसके साधन क्या थे? सार्वजनिक ऋण, विनियोग, रेल निर्माण, होम चार्जेस, अंग्रेजी कंपनियों द्वारा व्यापार। इसके परिणाम क्या हुए? तो निर्धनता में वृद्धि हुई, भारतवासियों की पूंजी संचय में असमर्थ होना, भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार, करों के भार में वृद्धि, औद्योगिकरण में बाधा आदि इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए थे। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक लेख में लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। इस सिद्धांत को जॉन सुलिवान ने कहा है कि यह दोहन इस प्रकार के स्पंज की तरह था जो गंगा के तटों की अच्छी चीज़ों को सोख लेती थी और लंदन में टेम्स नदी पर जाकर छोड़ देती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमियां हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराइए। आप इस प्रकार से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार के वीडियो बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।